देखिए बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी की। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दो तरह की एनर्जी टर्म आते हैं आपके सामने। जो क्रिस्टल फील्ड दोनों को शॉर्ट में CFSE ही लिखा जाता है, CBSE जैसा लगता है पर है नहीं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो रिलीज होती है तब जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है और कंपाउंड बनता है। लेकिन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी तब होती है, मतलब उसको बोला जाता है जो T2G और EG के बीच का क्या होता है, गैप होता है। उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब डेल्टा में O लगा देंगे तो ऑक्टाहेड्रल के लिए हो जाएगा, T लगा देंगे तो टेट्राहेड्रल के लिए हो जाएगा, और SP लगा देंगे तो स्क्वायर प्लेनर के लिए हो जाएगा। ये एक मतलब सिंबल है उसका, डेल्टा O। कुछ लोग डेल्टा नॉट कह देते हैं, नॉट नहीं है वो O है, क्योंकि वो O फॉर ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है। अब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ D सबसेल देन डीजेनरेट D ऑर्बिटल इज नोन एज इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। भाई अगर स्प्लिटिंग नहीं हुई है तो डीजेनरेट D ऑर्बिटल, पांचों D ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है। लेकिन अगर स्प्लिटिंग हो गई तो फिर स्प्लिटिंग के बाद तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो एनर्जी चेंज हो जाएगी तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी उसको बोला जाएगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। जब एनर्जी रिलीज होती है तो एनर्जी को नेगेटिव में डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला है इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी का, -2/5 इंटू n T2G। n T2G का मतलब T2G में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इंटू डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल। ये फॉर्मूला ऑक्टाहेड्रल के लिए ही है। +3/5, भाई ये तो प्लस और ये प्लस क्या है 3/5 प्लस, आपको याद होगा मैंने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में दोनों को अलग अलग बताया था। NEG क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। अनपेयर्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि आप सोचो लोग के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सर बोले थे, अनपेयर्ड नहीं बोले थे। मैंने ये बोला कि T2G में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं सब, जैसे मान लीजिए यही है तो यहाँ से यहाँ तक T2G है, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4, और EG में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, इंटू डेल्टा प्लस N इंटू P। अब यहाँ पर जो N है, अब वो क्या है ये मैं समझा देता हूँ। लेकिन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी या तो 0 होगा, मतलब कोई एनर्जी रिलीज ही नहीं हुई, और या नेगेटिव होगा, मतलब एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा, नेवर भी पॉजिटिव। पॉजिटिव होने से पहले वो स्प्लिटिंग ही नहीं होगी ना। अगर पॉजिटिव हुआ तो फिर स्प्लिटिंग ही नहीं होगी, स्प्लिटिंग नहीं होगी तो 0 हो जाएगा। समझ गए। तो N2G नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट है। T2G सेट का मतलब T2G में जो 3 ऑर्बिटल है उनको एक सेट बोल दिया गया, और NEG है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG सेट। लेकिन छोटा वाला n एक अलग नंबर आ रहा है, ये क्या है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म बिकॉज ऑफ लिगेंड्स इन कंपेरिजन टू नॉर्मल डीजेनरेट कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लीजिए D6 है, तो D6 की नॉर्मल डीजेनरेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, मतलब D में अगर आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आप क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में डाल देंगे और एक की पेयरिंग कर देंगे, यही ना करेंगे। ये वाली केस, ये नॉर्मल डीजेनरेट भी है और वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में भी यही होता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करें, जैसे अगर आप नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स फॉर्म बिकॉज ऑफ लिगेंड की जगह पे SFL भी लिख सकते हैं। यहाँ पर SFL इन कंपेरिजन टू नॉर्मल डीजेनरेट, जैसे यहाँ पर आप SFL लिख सकते हैं। लेकिन मैंने लिगेंड रहने देते हैं, लिगेंड्स तो कि सही शब्द लिगेंड ही है। SFL लिखने से क्या होगा ना कि कई जगह पर आपने देखा कि जैसे Ni2+ के साथ अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड की तरफ वर्क कर रहा है, तो अब आप क्या है कि एकदम SFL रट्टा मार लोगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए मैंने रहने दीजिए लिगेंड। हाँ ये याद रखिएगा वो SFL के लिए होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में जैसे यहाँ पर कितना पेयर है, एक पेयर है जो नॉर्मल है, ये मतलब एक तो होना ही है। लेकिन यहाँ पर कितने पेयर है, 1 2 3, तो एक तो नॉर्मल था, एक्स्ट्रा कितने हो गए, 2 एक्स्ट्रा पेयर बने हैं।
तो देयर इज 2 एक्स्ट्रा पेयर, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ SFL। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि सर क्वेश्चन कैसे आएगा। अरे बेटा क्वेश्चन जो आएगा उसके अंदर T2G और EG, पहली बात तो आपके लिए ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। मतलब मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि आपके बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो क्वेश्चन आ जाता है पर आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे कई बच्चों ने मुझे बोला कि सर नीट ने कुछ चीजें हटा दी हैं, तो वो चीजें करनी है कि नहीं करनी है। तो देखो बेटा मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करिए, मैं ये कहता हूँ कि मैं तो सब पढ़ा रहा हूँ और आप सब करिए। दूसरी बात यह है कि मैंने कुछ चैप्टर आपको बोले हैं जो आपको खुद पढ़ने हैं। देखिए आपको अमन भैया ने एक फ्लो चार्ट दे दिया है मेटलर्जी का, आप उससे पढ़िए। पॉलीमर पढ़िए मेरा ये, इसके बाद DNF ब्लॉक और जीरो ग्रुप, ये 3 ही बचा है, बाकी मेरा चैप्टर कंप्लीट। पॉलीमर आप पढ़ेंगे खुद, मेटलर्जी आप पढ़ेंगे खुद, बायोमोलिक्यूल मैं पढ़ा चुका हूँ, जो वरना आपको खुद ही पढ़ना पड़ता। आपको एवरीडे लाइफ खुद पढ़ना है और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री खुद पढ़ना है। इस पे आप मुझे बार बार मैसेज मत करिए कि हमको ये पढ़ा दीजिए, हमको वो पढ़ा दीजिए। पढ़ाने को तो यार क्रैश कोर्स में इतना कोई पढ़ाता ही नहीं है जितना मैंने आपको पढ़ाया है, जितना डिटेल में मैंने आपको समझाया है, इतना भी कोई नहीं समझाता है। इवन कोचिंगों में भी नहीं समझाता। जो रेगुलर कोर्स करते हैं उनकी हालत ख़राब है। आप देख लीजिए, एक आइसोमेरिज्म का टॉपिक मेरा उठा के देख लीजिए कि कितना आइसोमेरिज्म मैंने पढ़ाया है और कितना आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा होगा। इतना आइसोमेरिज्म शायद आपने भी नहीं पढ़ा होगा, अपनी कोचिंग में नहीं पढ़ा होगा, मैंने क्रैश कोर्स में जितना पढ़ाया है। अब आप सोचिए कि अगर मैं लॉन्ग कोर्स पढ़ाना स्टार्ट करता तो उसी चीज़ को और क्या क्या बता देता। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं और भी चीज़ें इलेबोरेट करता उसके अंदर। तो देखो पढ़ाने की कोई लिमिट नहीं है कि आदमी कितना पढ़ा सकता है। हमारे पास टाइम होता है तो हम ढेर सारा पढ़ाते हैं। दूसरा ये है कि आप लोग जैसे दोनों तरफ फायदा चाहिए आपको। आप चाहते हैं कि जल्दी से कोर्स खत्म कर दो और सब कुछ पढ़ा दो, दोनों कैसे हो सकता है। अब सबसे ज़्यादा किस में होगा, सबसे ज़्यादा था स्क्वायर प्लेनर में, फिर ऑक्टाहेड्रल में, फिर टेट्राहेड्रल में। मैंने एक रिलेशन भी दे दिया है, कभी मान लीजिए आपसे पूछते हैं कि स्क्वायर प्लेनर 1.3 टाइम ज़्यादा होता है डेल्टा ओ से, ऑक्टाहेड्रल से, और टेट्राहेड्रल वाला 4/9 टाइम कम होता है। मतलब 4/9 डेल्टा ओ होता है, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू कम होती है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो डेल्टा होता है वो स्क्वायर प्लेनर का होता है, फिर ऑक्टाहेड्रल का होता है, फिर टेट्राहेड्रल का होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ca, अब डेल्टा मैंने इसलिए लिखा है कि चाहे अब हमारे पास 3 तरह का है तो हम किसके डेल्टा की बात करते हैं, तो हमने सबके लिए बोल दिया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ca, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ca है तो आपने ये ले लिया, ये ले लिया, 2 एग्जाम्पल ले लिया। आयरन इसमें क्या है +3, आयरन इसमें क्या है +2, ठीक है। लेकिन आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर आपने बदल दिया, यहाँ 3 कर दिया या 2 कर दिया, लेकिन और क्या नहीं बदला, आपने साइज ऑफ Ca मतलब Ca बदला ही नहीं, नेचर ऑफ लिगेंड आपने दोनों में Ca नहीं रखा, बाकी फैक्टर नहीं बदलेंगे, कोई एक बदलेंगे। तो जैसे यहाँ Fe3+ है या Fe2+ है, मैंने आपको EAN रूल में भी बताया था कि Fe3+ की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पर डेल्टा O की वैल्यू Fe3+ की ज़्यादा है, Fe2+ से। अब डेल्टा की जगह डेल्टा O क्यों लिख दिया, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल है। साइज ऑफ Ca, दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ Ca का साइज जितना बड़ा होता जाता है, Ca का जब साइज बड़ा होता जाता है तो न्यूक्लियस से Ca की दूरी बढ़ जाती है, मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाती है तो लिगेंड से बड़ा आसानी से अफेक्टेड होता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ये बढ़ता जा रहा है, दूर हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को लिगेंड बड़े आसानी से अफेक्ट कर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा आसानी से मतलब अफेक्टेड होगा, इसकी एनर्जी में चेंज होगा और इसकी एनर्जी ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो सकती है। मतलब ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से क्या है, दूर हो गया। तो इसका मतलब है कि साइज बढ़ेगा तो लिगेंड का असर बढ़ेगा, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा तो लिगेंड का असर बढ़ेगा, और लिगेंड का असर बढ़ेगा तो डेल्टा बढ़ेगा। तो इसलिए साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अब जब ये देख रहे हो तो ये दोनों को सेम करो, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही रखो, सेंट्रल एटम वही रखो, बस लिगेंड चेंज कर दो। जैसे आयरन के साथ एक बार Cn- ले लिया और एक बार अमोनिया ले लिया, फिर बोला कि किस में ज़्यादा होगा, तो बोलो Cn- में ज़्यादा होगा, दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम कर दो। समझ गए? तो अब डेल्टा इज हायर फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, डेल्टा ज़्यादा होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, स्प्लिटिंग या डेल्टा ज़्यादा होगा, और वीक फील्ड लिगेंड के लिए क्या होगा, कम होगा। एक नोट करके बात लिखिए कहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जरूर लिख लीजिएगा। मैंने एक बात बताई थी कि Na2+ अमोनिया के साथ जब कंपाउंड बनाता है तो अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करता है, CO3+ जब ऑक्जेलेटो के साथ बनाता है तो ऑक्जेलेटो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करता है। ये भी नोट करके लिखवाया था। यहाँ पर एक बात और नोट करके लिखवा रहा हूँ, नोट करके आप भी लिख लीजिएगा। पैलेडियम 2+ एंड प्लैटिनम 2+, ये दोनों स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टाहेड्रल 4+ वाला बनाता है, पैलेडियम 4+ एंड प्लैटिनम 4+। तो Pd2+ एंड Pt2+ ये दोनों स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, चाहे जो लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, हमेशा हाइब्रिडाइजेशन DsP2 ही रहेगा। ध्यान आप रखेंगे। चलिए आइसोमेरिज्म का टॉपिक स्टार्ट करते हैं।